वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एंड देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम डिस्कस किया था। उनमें रिलेशनशिप क्या होता है और वो कैसे हमें एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस के बारे में बताता है। CP/CV रेशो हमें इस चीज़ में असिस्ट करती थी। आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो काफ़ी छोटे छोटे आसान टॉपिक्स हैं। हालांकि जैसे सबसे पहले मैंने एक लिखा हुआ है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। सी मान लीजिए मेरे सामने एक रिएक्शन है, लेट मी राइट CH4 + O2 दैट गिव्स CO2 + वाटर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते थे कि स्टोइकियोमेट्री हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताती है, लाइक कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ये एक केमिकल इक्वेशन होती थी जिसमें हम किसी भी केमिकल चेंज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो करते थे। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे, तो हम उसको बोलते थे केमिकल इक्वेशन। अगर इस केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो हमें ऐसा लगता है कि मे बी कुछ रिएक्शंस ऐसी हों जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती हो एंड मे बी कुछ रिएक्शंस ऐसी हों जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती हो। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ लगभग 890 किलो जूल के आसपास हीट निकलती नज़र आती है। 890 किलो जूल के आसपास हीट रिलीज़ हो रहा है। तो जब कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल चेंज इस तरह से आपको हीट चेंज का इन्फॉर्मेशन भी देता हो तो हम उसी केमिकल इक्वेशन को बोलना शुरू कर देते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। दो टाइप्स की ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन रहती हैं। एक हमारे पास आती हैं एक्सोथर्मिक, बहुत ही आसान मीनिंग है, आप सब ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और एक आता है एंडोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट एंड होती हो, एब्जॉर्ब होती हो, यूज होती हो, यूटिलाइज होती हो, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये प्रेजेंट रिएक्शन में मैंने आपको दिखा रखा है कि 890 किलो जूल हीट रिलीज हुआ, तो मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, 890 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन यही रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो ये रिएक्शन हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगले पॉइंट पे हम लोग नज़र डालते हैं और वो है हीट ऑफ रिएक्शन। क्या है ये हीट ऑफ रिएक्शन? किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज होता है, रिक्वायर्ड या रिलीज्ड, वो हीट ऑफ रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना शुरू कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हुआ, इसने कुछ हीट को रिलीज़ किया, लेट मी राइट इट 385 किलो जूल। ये हीट ऑफ द रिएक्शन है जो रिक्वायर्ड या रिलीज्ड हो रही है। इस हीट ऑफ द रिएक्शन को हम डेल्टा H की सेंस पे स्टडी करेंगे, बट अभी एक बार सिंपल वर्ड्स में हम हीट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। बाद में इन डिटेल हम इस पॉइंट पे आएंगे कि वो नेगेटिव, पॉजिटिव या क्या साइन रहेगा, बट सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझना चाहते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये वो हीट चेंज है, रिक्वायर्ड या रिलीज्ड, जो किसी एक रिएक्शन के दौरान हमें ऑब्जर्व्ड हुआ। ये हीट ऑफ रिएक्शन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। लेट मी कॉल, अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया तो 385 किलो जूल हीट निकला। अगर मैं 24 ग्राम कार्बन ले लेता तो निकलने वाला हीट ट्वाइस होगा। मीन्स क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एलोट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। फिर इसी को देखें दोबारा, ये कार्बन लिया था मैंने, हमें पता है नेचर में कार्बन डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है,
नेचर में कार्बन फ्यूलरिन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या और भी बहुत सारी इसकी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो मेनली मैं डायमंड और ग्रेफाइट को ज़्यादातर फेस करता हूँ। तो वो डायमंड, इस जी को आप गैस मत समझिएगा, नॉर्मली हम जी गैस के लिए लिखते हैं, तो ये मैं ग्रेफाइट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। सो अगर मैं ग्रेफाइट को यहाँ कंबस्ट करता हूँ तो कुछ एनर्जी जो हीट निकलने वाली है वो डिफरेंट होगी, डायमंड को करता हूँ तो वो डिफरेंट होगी। मींस ये 385 किलो जूल फिक्स्ड नहीं है कि डायमंड के केस में भी वही आएगी, ग्रेफाइट में भी वही आएगी, कोल में भी वही आएगी, वो अलग अलग होती है। जो एलोट्रॉप्स हैं उन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पे डिपेंड करती है। एलोट्रॉप्स आप रिकॉल कर सकते हैं, क्लास 10th में हमने पढ़ा था। एलिमेंट्स के एटम्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म रादर आई शुड से, एलिमेंट्स की फॉर्म नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, उनके पैकिंग पैटर्न में डिफरेंस, उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस। सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस रहता है, वो एलोट्रॉप्स होते हैं। और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पे भी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। इसके अलावा फिजिकल स्टेट पे भी आपकी हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे H2 + O2 गिव्स वाटर बना रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर वो यहाँ गैस की फॉर्म में बन रहा है तो हीट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा, वो लिक्विड की फॉर्म में बन रहा है तो हीट ऑफ रिएक्शन कुछ अलग होगा। या मान लीजिए मैं सोडियम के अंदर वाटर डालता हूँ, तो मैं कैसा वाटर डालता हूँ, क्या मैं लिक्विड डालता हूँ या मैं वेपर्स डालता हूँ या मैं सॉलिड डालता हूँ, उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हीट रिलीज़ होता है वो हीट रिलीज्ड कुछ डिफरेंट होता है। मींस ये फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करती है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं जो हीट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। दोनों गैस जो आपने ली है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं आपके गैसेस फॉर्म में, उनका प्रेशर क्या है या एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, या टेम्परेचर, आप किस टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो after having this elementary idea of heat of reaction, we will move toward one of the most important terminology here, जिसको हम लास्ट क्लासेस में एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, and that is enthalpy change। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये एंथैल्पी चेंज क्या है, जिसको मैं जनरली डेल्टा H से रिप्रेजेंट करता हूँ, चेंज इन एंथैल्पी। तो एक दिन स्टार्टिंग पे हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी भी रिएक्शन में A B के अंदर बदल रहा है तो उस दौरान कुछ हीट चेंज होता है, मे बी हीट रिक्वायर्ड हो, मे बी हीट रिलीज्ड हो। सपोज कीजिए ये एक रिएक्शन है जिसमें हीट रिक्वायर्ड है A को B में बदलने के लिए, मतलब B का हीट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A। जब आप A को कुछ हीट देते हैं तब वो B में बदलता है। और एक दूसरा रिएक्शन है X कन्वर्टेड इनटू Y, और एनर्जी या हीट पर्टिकुलरली आई शुड से वो रिलीज़ होती है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे A का एक एंथैल्पी कंटेंट था H1। एंथैल्पी आप लोगों को याद होगा, मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ। मैथमेटिकल टर्म था H = E + PV। किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है वो उसकी E + PV इसका सम रहता है। PV प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट है और E उसका इंटरनल एनर्जी है, उसका सम कर दीजिए तो वो H रहता है। A का अपना एक एंथैल्पी कंटेंट था H1, हीट कंटेंट था H1 या एंथैल्पी कंटेंट, व्हाटएवर यू लाइक, दोनों बातें सही हैं। उसको आपने कुछ हीट दे दिया, वो B में बदल गया, तो डेफिनेटली जो H2 बना है वो H2 H1 से ज़्यादा है। H2 H1 से ज़्यादा है। अगर मैं डेल्टा H निकालूँ तो डेल्टा H तो मुझे पता ही है, वो तो हमेशा H2 - H1 होता है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, प्रोडक्ट का एंथैल्पी चेंज माइनस रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी, तो वो डेल्टा H हो जाता है। लेट मी राइट इट हियर। ये वाला वैल्यू लार्जर था इससे, तो जो डेल्टा H होगा वो पॉजिटिव होगा। ये वाला वैल्यू इससे लार्जर था, ये सपोज 20 है, ये 15 है, 5 आपने दिया तो 20 बना, तो 15 - 10 यानी कि 5 वो डेल्टा H था। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखें, मान लीजिए इसका एंथैल्पी कंटेंट H1 था और ये H2, तो यहाँ तो सबको दिखेगा हीट निकला है, तो इसका मतलब H2 कम होगा H1 से, और H2 जब कम होगा H1 से तो डेल्टा H का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा,
ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। और यहाँ से हमारे पास एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने शायद 3rd चैप्टर में भी आपको बताई थी निकल के आती है कि किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस में जहाँ हीट एब्जॉर्ब होता हो डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, और किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पे हीट रिलीज़ होता है डेल्टा एच हमेशा ही नेगेटिव होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। एक और छोटी सी बात बता के मैं अपने टॉपिक को टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस पे लेके चलूँगा। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिसमें A गिव्स B + C है और हीट रिलीज़ हो रहा है मान लीजिए, तो मुझे इसका जब डेल्टा एच कैलकुलेट करना होगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं लेट मी राइट, इसका एंथैल्पी कंटेंट है H1, इसका है H2, इसका है H3। सो व्हाट आई विल डू, H2 + H3 कर दूंगा, ये प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कंटेंट है, माइनस H1 कर दूंगा, ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी कंटेंट है। सो ये आपका डेल्टा एच होगा। आप कंफ्यूज्ड मत हो किसी भी तरह से, ये प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज़ हैं, ये रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी हैं, और जो डिफरेंस है वो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा। यहाँ मैं सिंपली H2 - H1 कर रहा था, अब H3 + H2 इकट्ठा कर दिया। ये प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कंटेंट, ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी कंटेंट, और डिफरेंस आपका हीट चेंज रहेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये आपको अलग अलग तरह के एंथैल्पी चेंजेस दिखाए गए हैं जो हम इस चैप्टर में फेस करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, एंड सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या मैं कुछ और भी लिख सकता था तो रुक गया, मैंने सोचा चलो इतने पे ही काम चल जाएगा। 1 बाय 1 हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ ये उनके सिंबल दिखाए हैं मैंने, डेल्टा एच कंबशन, इसको सम टाइम ऐसा भी लिख देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली समझ में आ जाए, ये C भी लिखा रहता है, या डेल्टा एच फॉर्मेशन, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ये जिनके आगे नहीं लिखा वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेल नोन है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, या इसको मैं दिखाना चाहूँ तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन। फ्यूजन को आगे भी लिख देते हैं इन दोनों सिंबल और लेटर के बीच में, वो सिर्फ समझने का पॉइंट है और कुछ नहीं। 1 बाय 1 स्टार्ट करूँगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन से सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या है ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, बस 1 मोल लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 मोल कार्बन लिया, 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल मीथेन लिया, 1 मोल बेंजीन लिया। आप चाहें तो इनके अलावा भी कुछ ले सकते हैं। अब मैं इनको कंप्लीटली कंबस्ट करना चाहता हूं तो एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा, इसको जो लेनी होगी ले लेगी, मैं एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करूंगा। ऐसा करने पे ये कंबस्ट होके CO2 बनाता है और कुछ हीट रिलीज़ करता है। वैल्यूज़ पे ज़्यादा मत जाना, वैल्यूज़ नियर अबाउट लिखूंगा, हो सकता है नियर अबाउट भी ना हो, बट बात को समझ जाना। ये 1 मोल कार्बन यानी कि 12 ग्राम कार्बन जब मैंने कंबस्ट किया एक्सेस ऑक्सीजन में तो उसने एक पर्टिकुलर हीट को रिलीज़ किया। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच डेफिनेटली नेगेटिव आना था, -385 किलो जूल। इसी डेल्टा एच को बोलता डेल्टा एच कंबशन, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली कंबस्टेड इन एक्सेस ऑक्सीजन। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन था। हाइड्रोजन लिया 1 मोल, उसको कंबस्ट किया, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए उससे एक्सेस ही दिया, उसने तो उतनी यूज़ करनी है जो उसको रिक्वायर्ड थी, वाटर बना। 1 मोल हाइड्रोजन को कंबस्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं 285 किलो जूल एनर्जी निकला है, तो जो डेल्टा एच कंबशन फॉर द वाटर होगा वो -285 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या 1 मोल मीथेन को जब मैं कंबस्ट करता हूं एक्सेस ऑक्सीजन में, ये CO2 प्लस वाटर देता है, प्लस कुछ एनर्जी निकलती है, डेल्टा एच कंबशन -895 किलो जूल हो जाएगा। या बेंजीन को मैं कंबस्ट करूं, ये भी CO2 प्लस वाटर देगा एक्सेस ऑक्सीजन में,
बैलेंस कर लीजिएगा आप इसको। ये आपका बैलेंस फॉर्म है। 1 मोल बेंजीन को कंबस्ट किए जाने पे कुछ हीट निकला, क्योंकि निकला तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। यही डेल्टा एच कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। for 1 mole benzene, this one for 1 mole methane, this one for 1 mole hydrogen and this one for 1 mole carbon। और आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को लीजिए, बस 1 मोल लीजिए, वो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन देगा। जो भी हीट चेंज होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच जो आएगा आपका वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जनरली नेगेटिव होता है? यस, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूँ कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जनरली नेगेटिव होता है। सी हियर, यहाँ मैंने कार्बन को लेके कुछ पत्ते खोले नहीं कि वो डायमंड है या ग्रेफाइट है, वो किस स्टेट में है मैंने ये भी नहीं बताया। यहाँ कौन सा कार्बन लेना है पहले तो ये समझ लीजिए, डायमंड लेना है कि ग्रेफाइट लेना है। तो मैं कहूँगा कोई भी लो, कोई भी लो। अगर आपने मान लीजिए डायमंड लिया तो दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड। अगर आपने यहाँ पे ग्रेफाइट लिया होगा तो दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। डेफिनेटली वैल्यू कुछ अलग होगी, मैं अभी भी बता के आया था, वैल्यू कुछ अलग होगी, बट एंथैल्पी ऑफ कंबशन हर एलोट्रोपिक फॉर्म की कुछ ना कुछ होती है। कार्बन की जैसे मैंने ये दिखाई है तो वो किसी एक फॉर्म की दिखाई होगी, डायमंड की है तो ग्रेफाइट की कुछ से कुछ थोड़ा बहुत वेरी करती हुई दिखाई देगी। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है। 1 ग्राम सब्सटेंस कोई भी, चाहे आप इसको देखें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको देखें, 1 ग्राम सब्सटेंस जो हीट रिलीज करता है वो इस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, हियर आई एम हाईलाइटिंग इट। लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। इसको भी हटा देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का, ये फ्यूल था, कार्बन भी फ्यूल था, ये भी एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हो आप, या आप सब्सटेंस भी समझ सकते हैं। 1 ग्राम सब्सटेंस जो हीट रिलीज करता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे आप इस रिएक्शन को देखें, 895 किलो जूल हीट निकला 1 मोल से, तो 1 मोल तो आपका 16 ग्राम होता है, 12 ग्राम कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन का रहेगा टोटल, तो 16 ग्राम ने हीट दिया 895 किलो जूल, एंड 1 ग्राम कितना देगा, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहने वाली है। अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली 3-4 चीज़ें, उसके बाद तो बस आपको समझ में आना शुरू हुआ तो मैंने भी इसको खींच देना है एक रबड़ की तरह से और आप इमीडिएटली सारी बातें समझ जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से इसको समझ के आगे मूव करेंगे। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एक छोटी सी बात पीछे वाले में ऐड कर देता हूँ मैं। अभी जस्ट अभी ये मैंने आपको समझाया था एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी भी चीज़ के लिए, लाइक कार्बन के लिए मैं बता रहा था आपको कि वो -385 किलो जूल होता है, सही है। ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक टर्म आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब यही प्रोसेस कंबशन वाला जो मैं पीछे कर रहा था, अभी रब कर चुका हूँ, यही प्रोसेस जब 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया जाता है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, तो वो होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब ये कंबशन का फिनोमिना 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया गया तो वो हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक और पॉइंट ध्यान से समझें, ये सॉरी 1 एटमॉस्फेयर नहीं, 1 बार है एक्चुअली, 1 एटमॉस्फेयर नहीं, 1 बार लेना आपको, हालांकि थोड़ा सा ही फर्क होता है बट एग्जैक्टली ले लेते हैं हम 1 बार। एक और पॉइंट समझना आपको, आप समझने लगे होंगे कि सर मिथेन का कंबशन आप कर रहे थे, CO2 और वाटर बन रहा था, तो जो हीट आपने रिलीज़ दिखाई, मान लो वो 298 पे किया हो, तो जो हीट रिलीज़ होगी 298 केल्विन और 1 बार पे जब आपने इसको हीट किया होगा, तो जो हीट रिलीज़ होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी। क्या हमें टेम्परेचर 298 से आगे पीछे बिल्कुल नहीं लेके जाना। देखो, अगर 298 केल्विन पे मिथेन को रखोगे, इन कंडीशंस पे मिथेन को रखोगे, तो मिथेन ऑक्सीजन के साथ कतई कंबस्ट नहीं होने वाला। सो क्या मतलब है इस बात का कि 298 केल्विन 1 बार पे किया गया कंबशन जो हीट चेंज करेगा वो हीट ऑफ कंबशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन होगा।
इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। 298 केल्विन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 298 पे ही सारा काम करना है, वो होगा ही नहीं। आप इनिशियली रिएक्टेंट्स 298 केल्विन 1 बार पे रखें, देन आप उसको गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ने दें, उसकी राख बनती है बनने दें, उस राख को वापस 298 केल्विन पे लेके आ जाएं। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे कंबशन के दौरान आपका स्टार्टिंग टाइम 298 केल्विन 1 बार था और आपका एंड टाइम 298 केल्विन 1 बार है। इस पूरे सिस्टम में चेंज होने के दौरान आपके टेम्परेचर को अप डाउन करना पड़ता है, करिए, बट लास्ट में आप वहाँ आके फिर टोटल हीट चेंज इवेल्युएट कीजिए। वो जो हीट चेंज होगा, वो जो हीट ऑफ कंबशन होगा, वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। ये एंथैल्पी की बजाय हीट वर्ड बोल जाऊँ तो कन्फ्यूज़ मत होना, एक ही मतलब है इसका। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल सब्सटेंस को मुझे बनाना है, किससे? उसके एलिमेंटल फॉर्म से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एलिमेंटल फॉर्म से मुझे एक मोल सब्सटेंस बनाना है। जो उस दौरान हीट चेंज होगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, या जो एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। मैं एक मोल बनाना चाहता हूँ, क्या? सपोज करो मैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन हैं? कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। मैं एक मोल मीथेन बनाना चाहता हूँ, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। मैं एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहता हूँ, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन हैं? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। सी, इन सभी रिएक्शंस का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी हीट चेंज होगा, उसमें ये एक मोल सब्सटेंस बन रहा है। लाइक यहां पे मैंने देखा 385 किलो जूल हीट निकला, तो डेल्टा एच क्या हो गया? -385 किलो जूल। यही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। यही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आप कहेंगे सर अभी 2 मिनट पहले तो आप बोल रहे थे ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है -385। एक मोल सब्सटेंस को कंबस्ट किया था आपने, तो मैं बोलूँगा यस, यही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है, यही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, क्योंकि वही एक मोल कार्बन कंबस्ट किए जाने पे एक मोल CO2 बना रहा है। और CO2 अपने एलिमेंटल फॉर्म के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एलिमेंटल फॉर्म से ही बन रहा है, तो मैं इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी कह सकता हूँ और इसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कह सकता हूँ। वैल्यू वही रहेगी, मीनिंग वही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन में जो कंबशन एक मोल था वही फॉर्मेशन एक मोल CO2 है, यहाँ कंबशन एक मोल कार्बन था। लेकिन यही मेरी बात पूरी नहीं हो जाती है, अभी और थोड़ा सा अलर्ट हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कार्बन लिया डायमंड और ये हीट निकला 385 किलो जूल, तो क्या मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -385 कहूँगा? नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। वो क्यों? सिर्फ जो ग्रेफाइट फॉर्म है इसका, वही उसका स्टैंडर्ड एलिमेंटल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है, उसी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हम कंसिडर करते हैं तो उसके कंबशन के दौरान ही, यानी कि उसका जो इस CO2 का मुझे एक मोल बनाना था, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखना था, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लेने थे। अब उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट है, कौन सी मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकल स्टेट है, उसी के कंबशन के दौरान आप इस वैल्यू को जो ऑब्जर्व करेंगे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, डायमंड वाला नहीं। यहाँ इस बात को पूरी तरह से, अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि कोई भी एक मोल सब्सटेंस आप फॉर्म कर रहे हैं तो पहली कंडीशन थी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हों, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हों तो जो मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकल स्टेट है उसकी डिफरेंट एलोट्रोप्स में, उसके थ्रू जो कम फॉर्मेशन हो रहा है एक मोल का, उस डेटा को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे C ग्रेफाइट अगर है
उस दौरान ये डेफिनेटली अभी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी सेम होगा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी सेम होगा, ये चल जाएगा। बट अगर आपने यहाँ डायमंड ले लिया तो उस टाइम पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो वैल्यू कंसिडर्ड नहीं होगी, क्योंकि डायमंड जो है वो थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा स्टेबल स्टेट नहीं है जितना ग्रेफाइट स्टेबल है। ऐसे कई स्पेसिस आपको मिलेंगी, लाइक सल्फ़र है जैसे, तो सल्फ़र 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उसकी। मोनोक्लिनिक फॉर्म है एक रोम्बिक फॉर्म है और एक प्लास्टिक फॉर्म है। मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड प्लास्टिक, यस। और अल्फ़ा बीटा गामा भी बोलते हैं, इसको अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं, इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, इसको गामा फॉर्म बोलते हैं। तो जो उसकी रोम्बिक फॉर्म है वो थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल है, वो आप उसका यूज़ जब करेंगे किसी भी कंपाउंड को बनाने में, मान लीजिए मैं सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा हूँ, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ सल्फ़र रोम्बिक लेना होगा, ना कि मोनोक्लिनिक या प्लास्टिक सल्फ़र। ओके, चलिए, ये तो एक पॉइंट हुआ, तो आपको जो ध्यान रखना था। किसकी कौन सी स्टेट ली गई है आपको काफ़ी हद तक याद रखना पड़ता है, इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता। F2 गैस लिया हुआ है, एलिमेंटल फॉर्म जो मोर स्टेबल है। Cl2 भी गैसियस फॉर्म लिया गया है, लिक्विड नहीं। ब्रोमीन का लिक्विड फॉर्म लिया गया है, गैसियस या सॉलिड नहीं। और आयोडीन का सॉलिड फॉर्म लिया गया है, जो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के दौरान यूज़ करेंगे रिएक्शंस में। जस्ट हल्का फुल्का याद रखिए, आने वाले टाइम में जहाँ यूज़ कर रहे होंगे वहाँ इस बात को इलेबोरेट करेंगे। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेक करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आपको स्टैंडर्ड स्टेट के लेने हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो आपको कौन से लेने हैं। ये देखें, 1 मोल मीथेन बनाया, अब इस दौरान कुछ हीट चेंज हुआ, निकला या लगा मुझे याद नहीं है, सभी डाटाज मैं भी याद नहीं रखता, अभी हाइपोथेटिकली मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। 120 किलो जूल, ये मान लो इतना हीट लगा, तो क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H आपका हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 120 किलो जूल आ गया ये। और क्योंकि 1 मोल मीथेन फॉर्म हो रहा है तो मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बोल दूंगा, 120 किलो जूल। या यहाँ पे आप देखें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे हमने कैल्शियम का सॉलिड फॉर्म लिया हुआ है, कार्बन का सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म लिया हुआ है और ऑक्सीजन लिया हुआ है। जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा इस दौरान, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मुझे नहीं पता, वो तो रिएक्शन का डाटा होगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई कि एक्सोथर्मिक हुई कि एंडोथर्मिक हुई, उसके अकॉर्डिंग साइन दे दूंगा, जो वैल्यू गिवन होगी वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। इधर देखें आप, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा हूँ, 1 मोल बना रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से बना रहा हूँ, और इस दौरान भी कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। लेट मी राइट इट 740 किलो जूल, वैसे ही लिख रहा हूँ, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, -740 किलो जूल। सही है बिल्कुल बात, बट मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल तो बना है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से नहीं बना, ये तो 2 अलग अलग तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स से बना है। रिजल्टिंग इस डेटा को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ओके, एक हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कुछ नहीं है ये, यही सारे काम जितने भी मैं कर रहा था उसको आप 298 केल्विन 1 बार पे परफॉर्म करें, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। एक और टाइप देखें आप, 3rd टाइप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। किसी एनहाइड्रस साल्ट को याद कीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा हो। एनहाइड्रस साल्ट मीन्स उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैं एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेके आता हूँ अभी शुरुआत में, कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा होगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं उसके साथ, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ब्लू कलर का एक सॉलिड रहता है, ब्लू कलर का एक सॉलिड रहता है, सी हेयर ये सॉलिड, और ये एक कलरलेस सॉलिड है जिसमें आपके पास वाटर नहीं है। तो इस एनहाइड्रस कलरलेस सॉलिड को लीजिए, इसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दीजिए, ये लिक्विड वाटर लिया मैंने, ध्यान दें 5 मोल, और उसमें 1 मोल कॉपर सल्फेट डाल रहा हूं, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेट पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म ही रहता है। 1 मोल कॉपर सल्फेट में जब 5 मोल वाटर डाला मैंने, 90 ग्राम वाटर डाला इस कलरलेस कॉपर सल्फेट में, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका सॉलिड ही था वो 5 मोल वाटर
उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देता है एनहाइड्रस सॉल्ट से, और इस दौरान कुछ हीट चेंज होता है। पता नहीं है, मुझे याद नहीं है डाटा, मैं एक बार वैसे ही लिख रहा हूँ 14 किलो जूल, फिर वो क्वेश्चंस के दौरान एग्जैक्ट देखेंगे। मान लो 14 किलो जूल हीट रिलीज हुआ 1 मोल के अंदर, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, -14। यही है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज hydrated with required number of water molecules, the enthalpy change is called enthalpy of hydration। आइए नीचे आइए, enthalpy of solution। मैंने 1 मोल कॉपर सल्फेट लिया, वही सॉलिड कलरलेस बिना पानी का, और इसमें ह्यूज लार्ज वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ वाटर डाल दिया। ये जब एक यू वर्ड लिख रहा हूँ ना एक्वस, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे कहीं बहुत 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 ज़्यादा वाटर डाल दिया मैंने एक्वस। तो ये क्या हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया वही ब्लूइश सॉल्यूशन एक्वस में। ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट ने पहले 5 वाटर के मोल लिए होंगे, इस फॉर्म में बदला होगा, फिर वो और पानी में घुल गया होगा, रिजल्टिंग कॉपर सल्फेट एक्वस बन गया। इस दौरान भी कुछ हीट चेंज हुआ होगा, मे बी रिलीज रिक्वायर्ड, मुझे कुछ नहीं पता, मान लो रिलीज हो गया, तो जो डेल्टा एच आएगा वो -20 किलो जूल आएगा। ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दोनों को क्रिस्टल क्लियर समझ के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हालांकि गिनती में सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है क्लास 11th में न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पूछा जाता है। आज न्यूमेरिकल नहीं समझाऊंगा, आज सिर्फ पॉइंट को समझिए। न्यूमेरिकल के दौरान फिर इस बात को समझाऊंगा कि किसी 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स दिए जाते हैं टू मेक इट हाइड्रेटेड सॉल्ट, उस दौरान जो हीट चेंज हो रहा है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। रिलीज हुआ तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव, वैल्यू पे मत जाइए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या था, जब 1 मोल सॉल्ट को, 1 मोल सॉलिड को, क्या वो एनहाइड्रस होना जरूरी है? भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्लीज रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड ले लूँ, क्यों मेरी लैब में तो यही पड़ा है, मैं तो यही लूँगा कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, और इसको मैं एक्सेस वाटर डाल दूंगा एक्वस, बहुत सारा पानी डाल दूंगा, ये किस में बदलेगा, ये भी इसी में बदलेगा, ये भी इसी में बदलेगा। डेल्टा एच क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मान लो 40 किलो जूल होगा, मान लो 40 किलो जूल होगा, मुझे डाटा पे नहीं जाना अभी फ़िलहाल, मुझे बस सिर्फ बात समझानी है। मान लो वो 40 किलो जूल होगा, तो क्या ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है और ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है और ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है फॉर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। जब भी आप किसी सॉल्ट को एक्सेस वाटर के अंदर डाल रहे हैं, वेरी लार्ज सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं, तो उस दौरान जो हीट चेंज आपका आ रहा है वो हीट ऑफ सॉल्यूशन है। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट है। बट जब एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड बनाते हैं तो वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे हम। ये सॉलिड फॉर्म था तो ये सॉलिड ही रहा, ये सॉलिड फॉर्म था एक्वस बन गया, ये सॉलिड फॉर्म था एक्वस बन गया। ये सॉलिड फॉर्म जब इस फॉर्म में बदला होगा, तो मेरी आखिरी बात है इस लेक्चर की आज की, वो कॉपर सल्फेट सॉलिड जब आपने उसको पानी दिया होगा तो वो पहले कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड में बदला होगा, सॉलिड में ही बदला होगा, फिर वो कॉपर सल्फेट एक्वस में कन्वर्ट हुआ होगा। न्यूमेरिकली इसको मैं अप्लाई करके आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हमें इसके न्यूमेरिकल पे बात नहीं करनी, किसी भी तरह की बात नहीं करनी। ये 4 तरह की एंथैल्पीज़ हमने पढ़ी हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड फॉर्मेशन। कुछ और बच गई हैं एंथैल्पीज़, बट मुझे लगता है वो मैं हार्डली 10 मिनट्स के अंदर सारी की सारी कवर कर दूंगा, और फिर हम लोग इस एंथैल्पी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे अगली क्लास के अंदर चर्चाएं करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है न्यूमेरिकल्स पूछा जाने का। और आप यकीन मानिए, अगर हम एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने सीख गए अब, तो पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसके हर तरह के न्यूमेरिकल हम बहुत ईजिली समझते चले जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। एज सच क्वेश्चन जैसा तो कुछ नहीं बनता, बट उसके मीनिंग्स, उसके टर्म्स, वो हमें सब क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ बचती हुई टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ को पढ़ेंगे। गुड बाय।